Bohr's atomic model for hydrogen atom, the some drawbacks were remaining to study, so we'll study that remaining part. Actually we are done with this part in the last video, only the last section is left that we are going to cover in this video, and then we are going to begin with quantum mechanical model of atom. So these are the topics to be covered in this video. So let's begin with reasons for failure of Bohr model. So in the last video हमने देखा था कि बोर एटॉमिक मॉडल है क्या, बोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन भी क्या है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसकी पोस्टुलेट्स क्या हैं, और आज हम देखेंगे कि किस रीज़न के वजह से बोर एटॉमिक मॉडल फेल हो गए थे. तो बोर मॉडल ऑफ an electron is regarded as charged particle moving in a well-defined circular orbit around the nucleus. तो बोर ने अपने मॉडल में ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो एक वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव होता है. मतलब वो जो भी ऑर्बिट में मूव होता है वो फिक्स ऑर्बिट होता है, वेल डिफाइंड होता है, और वो होता है अराउंड न्यूक्लियस. तो ये बोर ने कहा था. फिर द डी ब्रॉगली proposed in 1924 that matter should have dual behavior. फिर डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि हर एक मैटर को डुअल बिहेवियर है, मतलब दो टाइप ऑफ नेचर दिखाता है हर एक मैटर. क्या है वो? पार्टिकल एंड वेव. तो हर एक मैटर कौन से दो बिहेवियर दिखाता है? एक है पार्टिकल बिहेवियर और सेकंड है वेव बिहेवियर. और ये दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम p, a property of particle, as well as wavelength lambda, a property of wave. और इससे क्या प्रूव होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए दो प्रॉपर्टी, दैट इज मोमेंटम एंड वेवलेंथ. तो मोमेंटम होता है p, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल. तो मोमेंटम किस में दिखाएगा? जब आपका जो भी मैटर है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो मोमेंटम दिखाएगा, और जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो वेवलेंथ दिखाएगा. और इसके बेसिस पे वहाँ पे एक रिलेशनशिप डिराइव हुआ, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv. तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, और आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी मींस मोमेंटम, देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन मोमेंटम. तो लैम्डा और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p. सो इससे ये डी ब्रॉगली का फॉर्मूला था. अब नेक्स्ट है हेजनबर्ग. तो इन 1927 वर्नर हेजनबर्ग गेव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जाम में पूछा जाता है. सो व्हाट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इट इज impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum, that is velocity of an electron. तो ये कहा गया, हेजनबर्ग ने ये कहा कि ये एक न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है. तो इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन हम नहीं कर सकते. हम या तो उसका पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर उसका वेलोसिटी. दोनों प्रॉपर्टीज हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये था हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एग्जाम में आता है. तो क्या है वो? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विथ इट्स वेलोसिटी. तो आइदर तुम वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाओगे उस इलेक्ट्रॉन का या फिर पोजीशन. तो इन अदर वर्ड्स, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी. मतलब पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन नहीं हो सकता है. सपोज आप पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हो तो आप उसका वेलोसिटी या मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, और यदि आप वेलोसिटी और मोमेंटम डिटरमाइन कर रहे हो तो आप उसका पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर पाओगे. तो यही है मीनिंग ये तीनों स्टेटमेंट का. ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि पोजीशन या फिर मोमेंटम, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी भी, तो पोजीशन या फिर मोमेंटम दोनों में से एक ही प्रॉपर्टी एट अ टाइम आप डिटरमाइन कर सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन का. दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते. और उसका एक्सप्रेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम वी एक्स, क्योंकि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4
pi, that is 4x in delta x into delta vx is greater or equal to h upon 4 pi. That means either you can determine the position, that is delta x, या फिर velocity, that is delta v at a time. ओके दोनों भी तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो एयर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टिनिटी ऑफ पोजीशन एंड डेल्टा पी एक्स और डेल्टा वी एक्स इज द अनसर्टिनिटी ऑफ मोमेंटम. तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल. A further implication of uncertainty principle is that for an electron having certain energy, one can only determine the probability of particular point x around the nucleus. तो suppose ये uncertainty principle का क्या एक अच्छा इम्प्लीकेशन था, मतलब कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता था कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तो उस इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है उसका पर्टिकुलर पॉइंट पे होने का एक्स अराउंड द न्यूक्लियस. तो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के आजू बाजू ये वाला इलेक्ट्रॉन विथ एनर्जी ई, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी जब उसका पोजीशन यही होगा x. तो ये पॉइंट x है सपोज, इस पे होना इस इलेक्ट्रॉन का इस पोजीशन पे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. बट बोर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा था? बोर्स एटॉमिक मॉडल ने कहा था कि एक न्यूक्लियस के आजू बाजू सारे ऑर्बिट्स कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स की तरह प्रेजेंट है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे प्रेजेंट है. तो ये न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू सारे कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स प्रेजेंट है और ये सारे ऑर्बिट्स में वेल डिफाइंड पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन है. तो ये सारे ऑर्बिट्स में क्या है? वेल डिफाइंड. तो सपोज इसका इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी के ऑर्बिट में घूमेगा, इसका इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी के ऑर्बिट में घूमेगा एंड सो ऑन. मतलब वो सारे इलेक्ट्रॉन को वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स है और ये ऑर्बिट्स प्रेजेंट है अराउंड द न्यूक्लियस. और बोर्स इसको यूज करके एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट का कैलकुलेट कर पा रहे थे. मतलब बोर्स क्या कर पा रहा था? बोर्स पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट कर पा रहा था. ठीक है, तो बोर्स क्या कर पा रहा था? पोजीशन और मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन दोनों साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर पा रहा था, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल ने रूल आउट कर दिया. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल प्रूव कर दिया कि आइदर तुम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो या फिर उसका वेलोसिटी, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो. पर बोर्स मॉडल दोनों भी एक साथ कर रहा था. तो ये तो पहला वाला उसका रीजन हुआ कि वो फेल हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ तो फाइंड आउट नहीं कर सकते. दूसरा कि बोर्स मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन जैसे एटम्स के लिए सीमित हो गया, मतलब ऐसे वाले एटम्स के लिए जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. उसके अलावा वो हायर एटम्स के लिए या दूसरे एलिमेंट्स के एटम के लिए उसने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की. तो ये दूसरा रीजन था जिसकी वजह से बोर एटॉमिक मॉडल फेल हो गया. A different approach to atomic model which could account for the particle duality of matter and constant with Heisenberg uncertainty principle was required. मतलब अब दूसरा अप्रोच चाहिए था, वो अप्रोच जो बोर्स के ये एटॉमिक मॉडल के फेलियर को भरपाई कर पाए और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर पाए ठीक से. और तब एक मॉडल आया क्वांटम मैकेनिक्स. So we move towards the second part of our video, that is quantum mechanical model of atom. So a new branch of science called quantum mechanics was developed in 1926 by Werner Heisenberg and Schrödinger based on uncertainty principle and wave motion. तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलके क्वांटम मैकेनिक्स का एक न्यू ब्रांच साइंस का बनाया. और ये साइंस किस पे बेस्ड था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ डिटरमिन नहीं हो सकता. और दूसरा वेव मोशन, दैट इज स्क्रॉडिंजर ने जो पता लगाया था, ये दोनों पे बेस्ड बना न्यू ब्रांच, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. अब Schrödinger developed the fundamental equation of quantum mechanics which incorporates wave particle duality of matter. तो Schrödinger ने ऐसे इक्वेशन बनाए क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके जो आपके पार्टिकल का वेव ड्यूलिटी नेचर एक्सप्लेन कर रहा था. तो कोई भी पार्टिकल में, कोई भी मैटर में एक्चुअली दोनों भी बिहेवियर होता है, दैट इज इट कैन बिहेव एज अ वेव और इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल. और ये दोनों वेव पार्टिकल दोनों भी नेचर ऑफ मैटर स्क्रॉडिंजर एक्सप्लेन कर पाया. और इक्वेशन क्या था? वो था H
psi equals to E psi, where H is the actually mathematical operator called Hamilton. तो इसको क्या कहते हो? Mathematical operator, that is Hamilton. Psi is the wave function and E is the total energy of the system. और ये बहुत हाई लेवल का इक्वेशन है, जो इक्वेशन ये 11th स्टैंडर्ड में आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, और 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक को भी ये एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, बट ये आप हायर स्टैंडर्ड्स में यदि आप केमिस्ट्री कंटिन्यू करो तो आप ये समझ सकते हो. बट अभी के लिए याद रखो, यह है स्क्वांडिज्यर इक्वेशन, जो एक्चुअली वेव और पार्टिकल नेचर, ये दोनों भी नेचर ऑफ एनी मैटर एक्सप्लेन कर पा रहा है. और वो उसका फॉर्मूला H psi equals to E psi, where H is the Hamilton which is called as mathematical operator, E is energy और psi क्या है? वेव फंक्शन. अब हम मूव करते हैं स्क्वांडिज्यर इक्वेशन की तरफ. So when Schrödinger equation is solved for hydrogen atom, the possible values of E, that is energy, that the electron may have along with the corresponding wave function are obtained. तो जब भी आप Schrödinger equation, ये वाला इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आपको एनर्जी आप कैलकुलेट कर पाओगे और वेव फंक्शन साई भी कैलकुलेट कर पाओगे. ठीक है. नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन एक्चुअली गिव्स यू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. ठीक है. जब भी आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे स्क्वांडिज्यर इक्वेशन, तो आपको 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं. तो ये 3 क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए हैं? बेसिकली वो आए हैं क्वांटम मैकेनिक्स से. और ये 3 क्वांटम नंबर कौन सा है? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. ठीक है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. नेक्स्ट है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर l. सो नेक्स्ट इज एजीम्यूटल क्वांटम नंबर l. थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml. तो नेक्स्ट है क्या? क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml. तो ये 3 क्वांटम नंबर आपको याद रखना है. पहला है प्रिंसिपल, सेकेंड इज एजीम्यूटल एंड थर्ड इज मैग्नेटिक. और फोर्थ क्वांटम नंबर होता है जो स्क्वांडिज्यर ने नहीं फाइंड आउट किया, बट वो दूसरे साइंटिस्ट ने, जॉर्ज एंड सैमुअल ने फाइंड आउट किया 1925, और उसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर ms. तो बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर है. ठीक है. पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. Now let's move towards this quantum number in some detail. So various orbitals in atom differ in size, shape and orientation with respect to nucleus upon the value psi square. तो एक्चुअली न्यूक्लियस के आजू बाजू जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ऑर्बिटल्स के शेप, साइज और ओरिएंटेशन सब डिफरेंट होते हैं. ठीक है. ये सारे ऑर्बिटल सर्कुलर ही नहीं होते, तो उनका शेप, साइज, ओरिएंटेशन सब डिफरेंट है. और वो एक्चुअली किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है वेव फंक्शन के स्क्वायर पे, दैट इज साई स्क्वायर. ओके. ईच ऑर्बिटल इज डेसिनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर. हर एक ऑर्बिटल के पास 3 क्वांटम नंबर होता है. वो होता है n, l एंड ml, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है 4 क्वांटम नंबर, n, l, ml एंड ms. ठीक है. तो ऑर्बिटल की बात करो तो ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ 3 क्वांटम नंबर होते हैं. ठीक है. प्रिंसिपल, एजीम्यूटल एंड मैग्नेटिक. बट हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड योर स्पिन क्वांटम नंबर. तो ऑर्बिटल्स के पास 3 क्वांटम नंबर से, वाइल इलेक्ट्रॉन्स के पास 4 क्वांटम नंबर से. अब हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय लेटर n. ठीक है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे दिखाते हो? लेटर n. और वो होता है पॉजिटिव नंबर, दैट इज 1 2 3 4. ठीक है. तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कभी 0 नहीं होता, वो हमेशा फुल इंटीजर होता है, दैट इज 1 2 3 4. और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता. और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली शेल बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन या आपका ऑर्बिटल कौन से शेल में प्रेजेंट है. तो वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली आपको क्या बताने वाला है? वो बताने वाला है शेल.
So atomic orbitals having same value n belong to same shell. तो सपोज आपके पास 2 या 3 ऑर्बिटल्स हैं और वो 2 या 3 सबके वैल्यूज n सेम है, सपोज सबके वैल्यूज 3 है, मतलब वो तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स सेम शेल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो n मतलब होता है शेल, और यदि सारे ऑर्बिटल्स के वैल्यू सेम है मतलब वो सारे ऑर्बिटल्स सेम शेल को बिलोंग करते हैं। With increase of n, the number allowed orbitals in that shell increases and is given by n square. मतलब n increase होगा तो number of allowed orbitals में उसमें increase होगा और वो दिया जाएगा n square। तो suppose मेरे पास 2 है नंबर है, ठीक है, तो मेरे शेल का नंबर 2 है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे 2 स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 शेल में होगा 4 ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप कोई भी शेल का कैसे पता लगा सकते हो, n स्क्वायर। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ शेल, तो जो भी शेल का नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर होगा उस शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हर एक शेल में अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, तो वो डिफाइन कर सकते हैं n स्क्वायर से। नाउ अ सेट ऑफ ऑर्बिटल विथ गिवन वैल्यू n कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ सिंगल शेल, मतलब हर एक ऑर्बिटल, सपोज आपके पास मैंने 10 ऑर्बिटल दे दिए और 10 के 10 ऑर्बिटल के सेम नंबर n है, तो सबके सब सेम शेल को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो भी ऑर्बिटल्स के नंबर सेम होते हैं n, तो वो सारे के सारे एक ही शेल को बिलोंग करते हैं। और शेल किस सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, KLMN, तो सारे शेल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है KLMN। ये देखो, तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है 1, तब शेल का सिंबल है k और उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अलाउड है 1 स्क्वायर, दैट इज 1। यदि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो शेल का सिंबल हुआ L और अलाउड शेल हुआ 2 स्क्वायर, दैट इज 4। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो शेल सिंबल M हो जाएगा और अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा 3 स्क्वायर, दैट इज 9। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है तो शेल का सिंबल n हो जाएगा और अलाउड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा 4 स्क्वायर, दैट इज 16, और साइज ऑफ द शेल इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आपका शेल नंबर बढ़ेगा, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, साइज ऑफ द शेल इंक्रीज होता जाएगा। Now, with an increase of n, the distance from the nucleus and the size of the shell increases. तो जैसे क्या होता है, यदि n इंक्रीज हो जाए तो न्यूक्लियस के पास वाला शेल कौन सा होता है k, उसके बाद वाला शेल होता है l, उसके बाद वाला शेल होता है m एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप शेल n इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो k तो न्यूक्लियस के करीब है बट l थोड़ा दूर है, m उससे थोड़ा दूर है और n बहुत दूर है। तो जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वो साइज भी इंक्रीज हो रहा है शेल का, आप देख सकते हो साइज ऑफ शेल इंक्रीजेस अलॉन्ग विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसकी वजह से एनर्जी ऑफ द शेल भी इंक्रीज होता है। तो n इंक्रीज होने से क्या क्या इंक्रीज होने वाला है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज होने वाला है, साइज इंक्रीज होने वाला है और एनर्जी भी। In hydrogen-like species, the energy orbit depends only on the value n. तो हाइड्रोजन में एक्चुअली सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसलिए उसका जो भी एनर्जी है उस ऑर्बिट का वो किस पे डिपेंड करेगा, n में। बट जब आप n के आगे की बात करो, जैसे जिस स्पीशीज में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, तो सपोज आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात कर रहे हो तो उसके एनर्जी ऑफ ऑर्बिट सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पे डिपेंड नहीं होता बल्कि एजीम्यूटल क्वांटम नंबर l पे भी डिपेंड होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है तो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं बट एजीम्यूटल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड होगा। ठीक है, और एजीम्यूटल क्वांटम नंबर को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है। तो क्यों सब्सिडियरी, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एक्चुअली एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ एजीम्यूटल क्वांटम नंबर भी डिसाइड करता है, इसलिए उसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। Now, atomic orbitals with same value of n but different values of L constitute a subshell belonging to the shell given n. इसका मीनिंग क्या है, सपोज मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स है, ये दोनों ऑर्बिटल्स का वैल्यू ऑफ n सेम है,
ठीक है, दोनों ऑर्बिटल्स का n क्या है, सेम है, बट दोनों ऑर्बिटल्स का l डिफरेंट है, मतलब दोनों ऑर्बिटल्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है बट एजीम्यूटल क्वांटम नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो भी ऑर्बिटल्स है वो सेम शेल को बिलोंग करते हैं बट डिफरेंट सब शेल्स हैं। ठीक है, इसका मीनिंग आपने समझ लिया होगा। दो शेल दिया है मैंने, दोनों का n सेम है, l डिफरेंट है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है बट एजीम्यूटल क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो दोनों ऑर्बिटल्स सेम शेल को तो बिलोंग करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, मतलब सेम शेल है, बट उनका सब शेल क्या है, डिफरेंट है। नाउ द नंबर ऑफ सब शेल्स इन द शेल इज इक्वल टू n। तो कितने सब शेल होने वाले हैं आपके शेल में, वो कौन डिसाइड करेगा, n ही डिसाइड करने वाला है। मतलब एजीम्यूटल क्वांटम नंबर का l वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो सपोज आपके पास थर्ड सब शेल की आप बात कर रहे हो, सॉरी थर्ड शेल की बात कर रहे हो, नॉट सब शेल। तो आप सपोज थर्ड शेल की बात कर रहे हो, तो थर्ड शेल में कितने सब शेल होने चाहिए, 3, क्योंकि थ्री शेल हैव 3 सब शेल। यदि आप सेकेंड शेल की बात कर रहे हो तो उसमें 2 सब शेल होंगे, और यदि आप एक शेल की बात कर रहे हो तो उसमें एक ही सब शेल होगा, मतलब n ही बताएगा कितना l है। ठीक है, तो सपोज आपका n 1 है तो आपका l भी 1 होगा, n 2 है तो l 2 होगा, और n 3 है तो l 3 होगा। तो मतलब शेल ही बताएगा नंबर ऑफ सब शेल, बट वैल्यू ऑफ l का रेंज होता है। l तो ठीक है, सपोज मैंने थर्ड शेल की बात की तो उसमें 3 सब शेल है, पर वो तीनों सब शेल के वैल्यूज क्या होंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग सब शेल हैं तो तीनों के अलग अलग वैल्यूज होना चाहिए, तो उनके वैल्यू होंगे 0 to n-1। तो 0 to n-1। तो सपोज मैं के शेल की बात कर रही हूँ, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, के शेल। तो के शेल में n इज इक्वल टू 1, तो उसमें एक ही सब शेल है, करेक्ट, क्योंकि n 1 है तो उसका सब शेल भी 1 होगा, तो उसका वैल्यू होगा l इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 to n-1 दैट इज 1-1 इज 0, इसलिए 0 हो जाएगा। सपोज मैं बात कर रही हूँ सब शेल l टू बी 0 1 2 3 विच आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल SPDF। ठीक है, तो आपका शेल दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 से कभी शुरू नहीं होता है, वो होता है 1 2 3 4 5, और वो रिप्रेजेंट होता है KLMN। ठीक है, और आपके सब शेल्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5, और वो होते हैं SPDF। तो 0 रिप्रेजेंट S सब शेल, 1 रिप्रेजेंट्स P सब शेल, 2 represents D subshell, and 3 represents F subshell. Now we move towards magnetic orbital quantum number. So the magnetic orbital quantum number m gives information about relative spatial orientation of orbital in subshell. मतलब देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने नंबर ऑफ शेल बता दिया, आइसोम्यूटल क्वांटम नंबर ने नंबर ऑफ सब शेल्स बता दिया। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताने वाला है, आपका ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल्स इन गिवन सबशेल। तो आपका ऑर्बिटल कैसे प्रेजेंट है उस सबशेल में। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, ऑर्बिटल। तो आपका ऑर्बिटल कैसे प्रेजेंट है उस सबशेल में, वो कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर okay for subshell that is defined by L value 2L plus 1 values of ml are possible from range, that is ml equals to minus L minus 1 minus L minus 2 0 so on, that plus L minus 2 plus L minus 1 and L। तो ये समझना कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज हम सबशेल S की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबशेल S की, तो उसका एजिम्यूटल क्वांटम नंबर क्या हो गया, L इक्वल टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है जब भी L 0 होता है वो होता है S, L 1 होता है तो P, 2 होता है तो D, 3 होता है और F so on। तो अभी मैंने बोला कि L इज 0, मतलब वो कौन सा सबशेल हुआ है, S। उसका अलाउड जो भी वैल्यू होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा ml इक्वल टू 0। L 0 है तो ml भी 0। इसका मतलब क्या हुआ, S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब हम बात करते हैं P सबशेल की। P सबशेल इज L इक्वल टू 1, तो उसके ml वैल्यूज हो जाएंगे -1 0 +1।
ठीक है, जो भी वैल्यू होगा माइनस से शुरू करके प्लस तक जाना है। तो L इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू क्या हो गया ml का, दैट इज -1 0 +1। इसका मतलब हुआ p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन में। और ऐसे आप किसी के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज आप d की बात कर रहे हो तो d का L कितना हो जाएगा, d का L है 2, करेक्ट। d का L 2 होने की वजह से d शेल सब शेल में कितने मैग्नेटिक ऑर्बिटल होने चाहिए, -2, करेक्ट। फिर होगा -1, फिर 0, फिर हो जाएगा +1 और फिर हो जाएगा +2। तो डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5, करेक्ट। सो ऑन। तो आप ऐसे किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये समझ लो, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, शेल, कौन सा शेल है, ठीक है। फिर एजिम्यूटल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, इस शेल में कितने सब शेल हैं, ठीक है। तो एजिम्यूटल क्वांटम नंबर क्या बता रहा था, इस शेल में कितने सब शेल है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, इस एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये समझना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, नंबर ऑफ शेल। एजिम्यूटल क्वांटम नंबर उस शेल में कितने सब शेल है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शुरू होता है 1 2 3 4, रिप्रेजेंट होता है KLMN। आपका एजिम्यूटल क्वांटम नंबर शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3, और वो रिप्रेजेंट होता है SPDF। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शुरू होता है -L to +L, ठीक है। तो सपोज L1 है तो हो जाएगा -1 0 +1, L2 है तो हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर MS, ये 4th क्वांटम नंबर है, ये एक्चुअली बताता है स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा, स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल, ठीक है। उस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन कौन से स्पिन में प्रेजेंट है। तो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड इट एक्सिस। तो आप इलेक्ट्रॉन को अर्थ से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि अर्थ सन के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है, बट अलॉन्ग विद दैट वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट हो रहा है, करेक्ट। तो जो अर्थ है वो खुद भी रोटेट हो रहा है अपने आजू बाजू, और उसके साथ साथ सन के आजू बाजू भी रिवॉल्व हो रहा है। सेम थिंग इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू तो घूम ही रहा है, उसके साथ साथ वो खुद के एक्सिस के अराउंड भी स्पिन होता है। इसलिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को आप अर्थ से कंपेयर कर सकते हो। और इसकी वजह से, उसके खुद के एक्सिस के अराउंड स्पिन होने की वजह से उसमें आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के आजू बाजू भी स्पिन हो रहा है। और इसका ओरिएंटेशन 2 हो सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है +½ और -½ से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन हो रहा है अपने आजू बाजू, वो 2 वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, +½ या फिर -½ और उसका एरो होता है माइनस, दैट ये वाला एरो पॉइंटिंग अप और पॉइंटिंग डाउन, ठीक है। तो जब +½ है तो पॉइंटिंग अप एरो, जब -½ है तो पॉइंटिंग डाउन एरो, ठीक है। तो अभी आपको समझना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने क्या बताया, शेल। एजिम्यूटल क्वांटम नंबर ने सब शेल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल्स। और स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया स्पिन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। वो जब स्पिन हो रहा है अपने एक्सिस के आजू बाजू वो इलेक्ट्रॉन, तो वो इस डायरेक्शन में हो रहा है स्पिन या फिर इस डायरेक्शन में हो रहा है स्पिन। यदि इस डायरेक्शन में हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में तो उसको बोलोगे +½ यदि साउथ डायरेक्शन में हो रहा है तो उसे कहोगे -½ और पॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो कोई भी ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होने चाहिए। तो सपोज एक ऑर्बिटल है मेरे पास, वो ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन +½ में प्रेजेंट है,
तो उसमें मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन -12 में ही डालना पड़ेगा। मैं दोनों भी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में फिल नहीं कर सकती, वो दोनों रिपेल करने लगेंगे एक दूसरे को, क्योंकि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, इसलिए जब भी मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, और दोनों का डायरेक्शन दैट इज दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो ये हुआ पॉलिन्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन जैसा चार्ट है, तो शेल सपोज के है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 1, उसके टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 1 स्क्वायर दैट इज 1, उसका टोटल नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएगा 1, करेक्ट। तो शेल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर इसका क्या है 0, क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू होता है, 0 to n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दिस सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दिस सबशेल इज 2 into 0 plus 1 that is equal to 1, तो sum of the orbitals in that subshell is 1। अब हम बात करते हैं शेल L की, तो शेल L में n is 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा 2 स्क्वायर दैट इज 4, और नंबर ऑफ सबशेल्स दैट इज योर एजिमुथल क्वांटम नंबर, कितने एजिमुथल क्वांटम नंबर इसमें पॉसिबल है 2, नंबर ऑफ सबशेल। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 0 to n-1, तो 0 to 2-1 is 1 that is 0 to 1, तो L0 and L1। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल L 2L + 1 क्या हो जाएगा 2 into 0 + 1 equal to 1, 2 into 1 + 1 equals to 3, और इसका सम करो 1 और 3 का हो जाएगा 4। तो देखो ये वाला 4 और ये वाला 4 मैच होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सेम आना चाहिए, भले आप एजिमुथल क्वांटम नंबर के हेल्प से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से निकालो, दोनों ऑर्बिटल्स का नंबर सेम होना चाहिए। तो यदि आप शेल M की बात कर रहे हो तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज 3 स्क्वायर 9, टोटल नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएगा 3, बिकॉज टोटल नंबर शेल इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। एजिमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 0 to n-1, that is 0 to 2-1, that is 0 to 3-1, that is 0 to 2, that is L is 0, L1, L2। अब इसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दी सबशेल निकालोगे तो 2 into L that is 0 + 1 is 1, 2 into 1 + 1 is 3, 2 into 2 + 1 is 5, और टोटल नंबर ऑफ सबशेल हो गया 9। तो इस तरह से आप किसी भी शेल का नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एजिमुथल क्वांटम नंबर या फिर नंबर ऑफ सबशेल्स कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक समरी जैसा चार्ट है, तो सपोज हम के शेल की बात कर रहे हैं तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया, नंबर ऑफ शेल्स 1 हो गया, एजिमुथल क्वांटम नंबर अभी हमने देखा L = 0, उसका सबशेल का सिंबल क्या होता है 1s, हमेशा याद रखना इसका क्या होगा 0 मतलब s है, और उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसलिए लिखोगे 1s। ठीक है, तो आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, आपने 10th स्टैंडर्ड में या कहीं लिखा होगा तो आपने देखा होगा हमने ऐसे लिखते हैं 1s2 1s3 2s2 2s3, 3 नहीं होता 2s2 2p6, ऐसे क्यों लिखते हैं, ये सब 2 3 p s कहाँ से आता है, वो आता है इस क्वांटम नंबर से। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली 1 रिप्रेजेंट करता है शेल को, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और s रिप्रेजेंट करता है सब शेल को। ठीक है, इसके आपको यदि कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स तो होगा 2 into 0 + 1 equals to 1, और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया 0। यदि आप यदि शेल L की बात करो तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, उसका नंबर ऑफ शेल्स क्या है 2 है, और इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर हुआ L = 0 और L = 1, क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर का फॉर्मूला ही है 0 to TO2 n-1, तो 0 to 2-1 is 1, that is 0 to 1, that is 0 to 1, देख सकते हो। फिर इसका 0 है तो s हो जाएगा, बट इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है इसलिए यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ 1 है, 1 मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब क्या हो जाता है p, बट इसका शेल का नंबर क्या है 2, इसलिए मैंने 2p लिख दिया। तो 2p कहाँ से आया, 2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L और p मतलब फर्स्ट वाला सबशेल।
अब इसका वाला हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, मतलब 3 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें पॉसिबल है और उसके मैग्नेटिक मोमेंट है -1 0 प्लस 1। वैसे ही आप 3 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, 4 के लिए मैं आपको हेल्प आउट कर देती हूँ। तो शेल का सिंबल यहाँ पे 4 के लिए हो जाएगा n, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, नंबर ऑफ शेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू n, दैट इज 4, और एजिमुटल क्वांटम नंबर हो जाएगा 0 TO2 n माइनस 1 दैट इज 0 2 4 माइनस 1 दैट इज 0 2 3। तो इसलिए l इक्वल टू 0, l इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 2 एंड l इक्वल्स टू 3। अब 4 तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम फोर्थ शेल की बात कर रहे हैं, तो 4 वैल्यू तो कांस्टेंट है, उसके आगे 0 है तो s लिखोगे, 1 है तो p, 2 है तो d और 3 है तो f। अब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू l प्लस 1, तो यहाँ पे 0 था इसलिए 1, यहाँ पे आपका 1 है इसलिए 3, 2 है तो 5 और 3 है तो 7। और इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखना है तो हमेशा आपको याद रखना है वैल्यू -L2 प्लस L। तो यहाँ पे L है 0 इसलिए 0, यहाँ L आपका क्या है 1 इसलिए -1 2 प्लस 1, यहाँ L है 2 इसलिए -2 2 प्लस 2, और यहाँ L है 3 इसलिए -3 2 प्लस 3। और इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिटल का, किसी भी शेल का, किसी भी सब शेल का मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुटल क्वांटम नंबर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बेस पे ये एक प्रॉब्लम है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स मेक द एन शेल, एन शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सब शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल। तो पहले एन शेल की बात कर रहे हैं तो उसका आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी आप एन शेल की बात करोगे तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की बात कर रहे हो तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑब्वियसली 4 है, तो आपको याद रखना है KLMN 1 2 3 4। तो एन की बात कर रहे हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वल टू n स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16। तो n और शेल में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 16, दैट इज n स्क्वायर। नाउ टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू n इक्वल्स टू 4। तो देखो, जब भी कोई भी शेल की आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नंबर, जो भी शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही उसका टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स होगा, बट ऑर्बिटल्स के लिए उसका स्क्वायर होगा। तो अभी जैसे एन शेल के बारे में पूछा गया तो एन शेल के क्वांटम नंबर क्या है, 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका क्या है 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन शेल का हुआ 4, तो उसका एक्चुअली आपका ऑर्बिटल क्या होगा, n स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, बट नंबर ऑफ सब शेल्स होगा सेम। जो भी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही उसके नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, बस ऑर्बिटल उसका स्क्वायर होगा। तो इसमें कितने सब शेल्स हैं, 4 सब शेल्स। आपको सब शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने को कहा है, दैट इज एजिमुटल क्वांटम नंबर निकालने को कहा है। तो एजिमुटल क्वांटम नंबर L इज ऑलवेज इक्वल टू 0 to n minus 1। तो यहाँ पे n क्या है 4, दैट इज 0 to 3, 4 minus 1 दैट इज 3। तो क्या हो जाएगा 0 to 3। तो L इक्वल टू 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2 एंड L इक्वल्स टू 3। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके 4 सब शेल के। अब इसका सिंबल हो जाएगा 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। और आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है तो 2 इंटू 0, क्योंकि फॉर्मूला है 2l प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रखिए। तो 2 इंटू 0, l तो आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 5, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज 7। लास्ट क्वेश्चन ये है, एन एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिटल। तो उसका आपको पता है अब शेल कौन सा है, शेल है 4 और सब शेल है s। इस ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। तो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर निकालना है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर होते हैं, करेक्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो हर एक ऑर्बिटल के 4 क्वांटम नंबर होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के आपको चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं। अब देखो 4s दिया हुआ है, तो 4 स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 4 है मतलब n का वैल्यू क्या हो गया 4। s किसको स्टैंड करता है, सब शेल को। तो s है मतलब उसका एजिमुटल क्वांटम नंबर क्या हो गया 0, क्योंकि s मतलब होता है 0। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चल गया 4।
आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर पता चल गया 0। अब आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 2l + 1, पर l तो 0 ही है, इसलिए वो क्या हो गया 0। तो ml क्या हो गया 0। तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 है, स्पिन क्वांटम नंबर भी 0 है। अब सॉरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। अब स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए याद रखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि कोई भी एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन हमेशा अपोजिट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कोई भी एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों के स्पिन क्या होंगे अपोजिट। तो ये दोनों और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसलिए इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में, बट उसका स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट